आपकी एक बड़ी ताकत है, ऐसा लगता है, एक बड़ी स्ट्रेंथ है आपके भीतर कि आप जिस चीज को चुनते हैं उस चीज में बिल्कुल एकदम सीमा रेखा के बाहर ही जाती है गेंद। चाहे आपने आईपीएस को चुना, पहला अटेम्प्ट, 22.5 साल उम्र, और फिर बॉडी बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग, मतलब कहीं किसी पैरामीटर। पहले मैं आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा, क्यों भारतीय पुलिस सेवा? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर जो भी आप करियर का चुनाव कर रहे हैं। मेरे पिताजी जो हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में थे और अभी रिटायर हुए हैं, और मेरा जो बड़ा भाई है वो आर्मी में है। तो फैमिली बैकग्राउंड इस प्रकार का था कि कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए मैं शुरू से ही फोकस था कि सिविल सर्विसेज में ही करियर बनाना है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की है कि शुरू से ही उन्होंने इस तरफ रुझान बढ़ाया, और बाद में मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था, इसलिए इस तरफ। 22.5 साल की उम्र एक सपनों की उम्र होती है। बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उस उम्र में कोई बहुत बहुत ज्यादा एक प्लानिंग के साथ आगे आता है। जब आपने देखा कि आप भारतीय पुलिस सेवा में आ गए हैं, उस वक्त क्या सोच थी, क्या क्या दिल में जज्बा था, या एक ऐसा ही था कि अब आ गए हैं, अब इसको अच्छे से करना है, या किस किस्म की सोच थी? हाँ, देखिए, ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसमें चयन हो गया सिविल सर्विस में। तो आने के बाद तो आप ट्रेनिंग और फील्ड में आते आते आप उस तरफ रुझान बढ़ते जाता है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन करते हैं इस एग्जाम का, वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय ही आपको फोकस होना पड़ता है कि किस प्रकार इस एग्जाम की तैयारी करें। और मेरे लिए तैयारी अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मैं सोचता था कि सक्सेस तो अपनी जगह है, एग्जाम का जो रिजल्ट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो तैयारी है उसमें आनंद आना चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए। तो मैंने तैयारी अपने पूरे मन के लगन के साथ में करी, और बाद में जब रिजल्ट आया तो आपको अच्छा अनुभव तो होता ही है कि रिजल्ट आया। और एक बार जब आप इस करियर में आ गए, ट्रेनिंग में आ गए, तो आपको सर्विस भी बहुत अच्छी लगने लगती है। आप जानते हैं कि किस प्रकार की सेवा में आप आए हैं, तो उस तरफ रुझान बढ़ता जाता है। और फील्ड में आने के बाद आप देखते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, रोज नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए काफी इंटरेस्टिंग है। क्या मंत्र क्या था? आपने पहला ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया, क्या 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 बहुत आप हर चीज बहुत पैशन से करते हैं, पूरा आपने डूब कर पढ़ाई की, या कुछ कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके पास था? जैसा आपने कहा कि फैमिली में सर्विसेज की तरफ जाने का रुझान है ही, फादर आपके फॉरेस्ट सर्विसेज में रहे, आपके ब्रदर सेना में है, तो क्या क्या रहा वो मंत्र, क्या था आपकी सफलता? मंत्र मेनली दो शब्द जो हैं जिनको हमेशा फॉलो करता हूँ, एक है पैशन और एक है परसिस्टेंस। अगर आप पैशन के साथ में और लगन के साथ में कुछ भी चीज करते हैं तो मुझे लगता है सक्सेस जरूर मिलती है। और मेरी यही कोशिश होती है कि आप जो भी कर रहे हैं वो पैशन से करें, अपनी पूरी लगन से करें, जिससे आपको रिजल्ट बाद में जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन जब आप कार्य कर रहे होते हैं वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसका मूल मंत्र यही है कि आई कंसिडर जर्नी एज इंपॉर्टेंट एज डेस्टिनेशन। मतलब आपको जर्नी में भी उतना ही आनंद आना चाहिए जितना आपको मंजिल पे पहुंच के आता है। बहुत बढ़िया है, कि मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मंत्र है, और उन युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा मंत्र है जो किसी भी क्षेत्र को अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि कई बार हम उस जर्नी का मजा नहीं लेते, हम डेस्टिनेशन की तरफ ही फोकस्ड होते हैं, और जर्नी हमारे लिए यातना भी बन जाती है। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये सचिन जी का बिल्कुल एक मंत्र है। बालाघाट की तरफ मैं आता हूँ। जब आपको एक बड़ा वेट होता है, इंतजार होता है एक युवा ऑफिसर को कि उसकी पहली पोस्टिंग किसी जिले की हो, आपकी पोस्टिंग रही मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो नक्सल प्रभावित है, और वहां आपने बड़ा आउटस्टैंडिंग काम किया। जहां तक हमें ध्यान है कि इनकाउंटर हुआ जो आपके बाद अभी तक वो है कि 2 नक्सली मेरे ख्याल से उसमें इनकाउंटर में मारे गए थे। तो वो किस तरह का एक अनुभव रहा आपका, क्योंकि वो बहुत सुरक्षा वाला एरिया, छत्तीसगढ़ से लगने वाला एरिया, तो किस किस तरह की सोच से आपने काम किया वहाँ? पहले तो जब पोस्टिंग हुई बालाघाट, तो सबसे पहले तो जो वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं वो इस लायक अगर आपको समझते हैं कि ऐसे नक्सल प्रभावित जिले में एक यंग ऑफिसर होने के नाते आप जाएं, तो अपने आप ही आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है। लेकिन जब आप बालाघाट जाते हैं और वहां से अवगत होते हैं जिस प्रकार की समस्या है, तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। वहां पर लोगों से जो डायलॉग स्थापित करना रहता है, और जो नक्सल समस्या है उसका जो आपको निवारण करना है, उसके लिए जो जो आपको फोर्स का उपयोग हो, चाहे कम्युनिटी पुलिसिंग हो, चाहे आपको ऐसे लोगों का चयन करना हो जो आपको जानकारी देते हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है कि एक अधिकारी अगर शुरू में ही नक्सल प्रभावित जिले में जाए तो अपने फोर्स के साथ किस प्रकार मोटिवेट करके
ऑपरेशन करके और साथ में रह के, क्योंकि रैंकलेस जॉब होता है, जब भी आप किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो एक पुलिस अधीक्षक हो चाहे जवान हो, रैंक नहीं पहनते हैं। तो वो बिना रैंक का एक ऑपरेशन एक जवानों के साथ मिलकर आप करते हैं, जिससे एक टीम बिल्डिंग की स्पिरिट जो है और जवानों को मोटिवेट करना आप सीखते हैं। दूसरी तरफ आप पब्लिक के बहुत क्लोज आते हैं, क्योंकि बिना पब्लिक के सपोर्ट के आप किसी भी समस्या का निवारण नहीं कर सकते, विशेषकर नक्सल समस्या का। तो पब्लिक से जो आपका डायलॉग होता है उसमें आपको ये जानकारी प्राप्त होती है किस प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो वो जो जानकारी वो आपको आगे आने वाले करियर में बहुत मदद करती है, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर। जो सक्सेस भी मिली है वो वहाँ पे जो टीम थी उसके कारण मिली है। काफी अच्छी फोर्स बालाघाट में है, और काफी मोटिवेटेड फोर्स है वहाँ पर। तो जो मेरा 3 साल का वहाँ पे अनुभव है मेरे करियर के लिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा पड़ाव होता है। आपने एक शब्द यूज किया कि रैंकलेस रहना पड़ता है, ये बड़ा टफ भी होता है। आप ठीक है, अगर आप पुलिस अधीक्षक हैं तो शायद आपको सोने के लिए चारपाई या पलंग अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जब आप कैंप्स में होते हैं तो आपको बिल्कुल एक अलग जिंदगी जीनी पड़ती है। वो अनुभव किस तरह का रहा, क्योंकि वो कंटेम्प्ररी जो पुलिस अधीक्षक हैं जिलों के, उनसे बड़ी भिन्न होती है वो जिम्मेदारी। तो वहाँ किस किस और जब वो एनकाउंटर हुआ उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। पहला जो आपका सवाल था कि किस प्रकार का अनुभव रैंकलेस पुलिसिंग में रहता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं देश में, सभी को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी समस्या में, भले ही वो नक्सलवाद की हो, आतंकवाद की हो, अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। और सभी जो युवा अधिकारी हैं वो भी एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ट्रेंड होते हैं, और उनको यही सिखाया जाता है उस समय भी कि कैसे जवानों के साथ में रहकर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जाए, क्या टैक्टिक्स होती हैं ऑपरेशन की, किस प्रकार हथियारों का उपयोग किया जाए, किस प्रकार बचाव किया जाए। तो ये सारे गुर जो हैं वो पहले से सीखे होते हैं। तो उसको फील्ड में अप्लाई करने का जब समय आता है और यंग ऑफिसर आप रहते हैं तो मोटिवेटेड भी रहते हैं, तो एक साथ में जवानों के जो ऑपरेशन करने का किक मिलता है, जो मजा आता है, और अगर सक्सेस मिलता है उसमें, तो एक बहुत अच्छा अनुभव किसी भी जो अधिकारी है उसके लिए वो होता है। इनकाउंटर की जो बात थी, एनकाउंटर ऐसा होता है कि लगातार नक्सल विरोधी अभियान जो है नक्सल क्षेत्रों में चलता रहता है, और उसमें यही प्रयास रहता है कि किस प्रकार से ये जो समस्या है उससे हम उस क्षेत्र को निवारण दिलाएं, और उसमें सारे एंटी नक्सल फोर्स जो है साथ में लगी रहती है। तो ये भी 2012 का ये घटना है जिसमें 2 नक्सल न्यूट्रलाइज भी हुए थे। इसमें बहुत ही एक अच्छा ऑपरेशन एक इन्फॉर्मेशन पे प्लान हुआ, और उस पे जो वहाँ की फोर्सेस हैं बालाघाट की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्स भी होती है, हॉक फोर्स भी होती है, और अन्य सेंट्रल फोर्सेस भी वहाँ पर होती है, उनके द्वारा उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके बाद में पुलिस को सक्सेस भी मिला उसमें। और काफी अधिकारी उसके बाद मोटिवेट भी हुए हैं, जवान भी मोटिवेट हुए हैं, और लगातार वो सक्सेस के बाद से एक अच्छा कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। सचिन जी, आपके व्यक्तित्व की एक और जो बात